सोनागढ़ गांव में जीतू नाम का एक किसान रहता था। जीतू बहुत ही सीधा साधा था। 3 भाइयों में वह सबसे छोटा था। माँ पिताजी के मरने के बाद दोनों भाइयों बल्लू और मल्लू ने सारे नगद पैसे और जेवर तिजोरी में से गायब करके आपस में बांट लिए थे। पर अभी खेत का बंटवारा नहीं हुआ था। जीतू अपनी पत्नी नीतू और बच्चे चंदू और चुन्नी के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। एक दिन मल्लू अपनी बीवी कम्मो के साथ रात में बल्लू के कमरे में गया। बल्लू भैया, सुना है अपने खेत के पास से रेल लाइन गुजरने वाली है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है कि हमारे खेत से वो लाइन गुजरेगी। अब इसमें सरकार का फैसला है, हम लोग बदल भी तो नहीं सकते। अरे भैया, हम लोग सरकारी फैसला बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी जमीन तो बचा सकते हैं। क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। भैया, इनका कहने का मतलब है कि क्यों ना हम लोग खेत का बंटवारा कर ले और आने वाले रेलवे लाइन के साइड की जमीन देवर जी यानी कि जीतू जी को दे दे। नहीं नहीं, उससे तो हम पहले ही बेईमानी करके नगद और जेवर चुरा कर बांट चुके हैं। अरे उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आप चुप रहो जी, आपको तो कुछ आता जाता है नहीं। ऊपर से अगर कोई काम की राय दे रहा है तो वो भी नहीं लोगे। हाँ देवर जी, बोलो, आप ही बोलो। बोलना क्या है, अभी ये बात ज्यादा फैली नहीं है। मैंने सरकारी ऑफिस से पता करवा लिया है। रेलवे लाइन हमारी नदी के पास वाली जमीन के बीचों बीच गुजर रही है। लेकिन वो जमीन तो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, उसमें तीनों का हिस्सा होगा। अरे भैया, मैं जानता हूँ कि नदी किनारे वाली जमीन उपजाऊ है, लेकिन सोचो, अगर रेलवे लाइन खेत के बीच से गुजर गई तो रेलवे लाइन के उस तरफ जाकर खेती करना और फिर इस तरफ आकर खेती करना बहुत कठिन काम होगा। जी भैया, और बरसात के 3 महीने नदी के पानी से वो खेत बाढ़ में डूबा भी रहता है। वाह, क्या दिमाग लगाया है। देखा कि बहुत बोल रहे थे। ये हुई ना फायदे की बात। देवर जी, ऐसा करो कि कल सुबह ही बंटवारा फाइनल कर लो। प्लान के मुताबिक बल्लू और मल्लू दोनों सुबह सुबह जीतू के पास जाते हैं। जीतू, अरे ओ जीतू। अरे भैया, आप लोग सुबह सुबह क्या बात है? हाँ जीतू, हम लोगों की गृहस्थी तो ठीक ही चल रही है, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर हमें चिंता हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि खेत का बंटवारा कर ही दिया जाए। हाँ जीतू, तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनका खर्च भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि नदी के किनारे वाला सबसे उपजाऊ जमीन तुम्हें दे दिया जाए और उसके बाद वाली जमीन का बंटवारा हम 2 भाइयों में होगा। हाँ जीतू, बोलो, इस बंटवारे पर तुम्हें कुछ बोलना है? भैया, बोलना क्या है, हमारे बारे में आपने इतना सोचा, हमें उपजाऊ जमीन दे रहे हैं, इसके लिए तो आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो ठीक है, आज ही हम तीनों सरपंच के पास जाकर बंटवारे के कागज तैयार करवा लेंगे और पंचों से भी उनके साइन करवा लेंगे। अब हम चलते हैं, दोपहर के खाने के बाद हम लोग सरपंच के यहाँ मिलेंगे। तुमने सुना ना भाग्यवान, मैं ना कहता था कि मेरे भाई बहुत ही अच्छे हैं, पर तुम्हें ही हर वक्त लगा रहता था कि वो मेरे साथ बेईमानी करते हैं। देखो, आज दोनों भाई उपजाऊ जमीन का त्याग करके हमें दे रहे हैं। हाँ, हमें भी आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कुछ ना कुछ तो बात है। अचानक ये दोनों इतने अच्छे कैसे हो गए? अब चुप भी रहो, तुम्हें तो यूं ही शक करने की बीमारी है और शक का इलाज तो वैद्य हकीम के पास भी नहीं है।
सरपंच के पास पहुंचकर तीनों भाइयों में खेत का बंटवारा हो जाता है। जीतू उपजाऊ जमीन पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। 2 महीने कड़ी मेहनत कर वे उस खेत पर बहुत ही अच्छी फसल उपजा लेता है। लेकिन उसी समय सरकार की तरफ से नोटिस आता है कि आपके खेत के बीचों बीच से रेलवे लाइन गुजरेगी। सरकारी दफ्तर के काफी चक्कर काटने के बाद जीतू को थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता है। मैं ना कहती थी कि आपके बेईमान भाइयों में जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है जो आपको उपजाऊ जमीन दे रहे हैं। अब ये तो हमें पता नहीं कि उन्हें ये सब मालूम था या नहीं, लेकिन अब आधे से ज्यादा जमीन रेलवे लाइन में चली गई। बाकी जो भी टुकड़े बचे हैं वो रेलवे लाइन के उस पार और इस पार हैं। इन टुकड़ों में खेती करना भी मुश्किल है। 1 महीने बाद बरसात आने वाली है। बरसात में नदी की तरफ की जमीन डूब ही जाएगी। इधर की छोटी सी जमीन पर क्या कीजिएगा? यही तो सोच रहा हूँ कि अब घर खर्च कैसे चलेगा। सोच रहा हूँ शहर जाकर मजदूरी करके गुजारा करते हैं। मैं वहां से तुम लोगों को कुछ पैसे भेज दिया करूंगा। तुम यही बच्चों का ध्यान रखना और खुद का भी, ठीक है? जल्द ही जीतू के खेत के बीच रेलवे लाइन बिछ जाती है और उस पर ट्रेन भी चलने लगती है। उसे मुआवजे में जो भी पैसे मिले थे वे सारे खर्च हो जाते हैं। अब जीतू शहर जाने का सोचता है और रात में अपने खेत में जाकर रोने लगता है। तभी उसे आसमान से एक उल्का पिंड गिरता हुआ दिखाई देता है। वह उल्का पिंड एक रेलगाड़ी में तब्दील हो जाता है और उसके सामने खेतों के बीच से एक तरफ से दूसरे तरफ रेलगाड़ी बनकर गुजर जाता है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि जीतू कुछ समझ नहीं पाया। वह इसे आंखों का भ्रम समझकर वापस घर आ गया। अगली सुबह वह शहर जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा नीतू, अब मैं चलता हूँ। बच्चों का ख्याल अच्छे से रखना और रोना मत, नहीं तो बच्चे भी रोएंगे। वहां से मैं पोस्ट ऑफिस में पैसे भेजता रहूंगा, ठीक है? मैं चलता हूँ, ट्रेन आने ही वाली होगी। मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि इस उम्र में आपको मजदूरी करने के लिए शहर जाना होगा। पर किस्मत के आगे आखिर किसकी चली है? चलो, कम से कम खेत तक तो हम लोग तुम्हें छोड़ दें, वहीं से तुम ट्रेन पकड़ लेना। जीतू अपने परिवार के साथ अपने खेत के पास स्थित स्टेशन की ओर जा रहा था। बच्चे चंदू और चुन्नी उसके आगे आगे दौड़ रहे थे। एकाएक खेत के पास पहुंचकर चंदू जोर से चिल्लाता है, पिताजी, ये देखो कितने सुंदर सुंदर चने की झाड़ अपने खेत में लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े चने तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे सचमुच, ये कब और कैसे हुआ? कल रात तो ये खेत वीरान था। अद्भुत और अकल्पनीय। इतने बड़े बड़े चने तो सही में हमने कभी देखे ही नहीं। ये तो ये देखो, अपने खेत में इतने अच्छे चने लगे हुए हैं। हे देवी, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारी सुन ली। मैं इन्हें आज ही काट कर कल शहर में बेच आऊंगा। अब तो रेलगाड़ी भी अपने खेत के पास से ही गुजरती है। मैं ना कहता था नीतू कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दूसरे दिन सुबह रेलगाड़ी पर चने लादकर जीतू शहर चला जाता है। इतने अच्छे नस्ल के और बड़े बड़े चने मंडी में हाथों हाथ बिक जाते हैं। शाम को जीतू वापस घर लौट आता है। साथ में बच्चों को मिठाइयाँ और कपड़े भी लाकर देता है। रात में सोते समय वह नीतू को उल्का पिंड से बनी जादुई ट्रेन के बारे में बताता है। फिर सुबह जैसे ही खेत पर पहुंचता है, देखता है कि खेत में बहुत सुंदर मक्के लगे हुए हैं। वह तुरंत आकर नीतू से बताता है, नीतू, नीतू कहाँ हो? गजब हो गया, आज फिर से खेत में मक्के की फसल तैयार खड़ी है। अच्छा, सच में? भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ऐसा करिए, आज ही मजदूर लगवाकर खेत की बाउंड्री का काम चालू करवा दीजिए।
नहीं तो आपकी भाइयों की नजर इस पर पड़ी तो वो फिर से अपना हिस्सा उसमें से मांगने लगेंगे। इस मक्के को बाजार में बेच आइए। जीतू खेत की बाउंड्री के लिए मिस्त्री लगा देता है। वे मक्के को जाकर शहर में बेच आता है। इस तरह रोज रात में वह जादुई ट्रेन उसके खेतों में जादुई बीजों का छिड़काव करते हुए निकल जाती है और उसे सुबह तैयार फसल मिलती है। जीतू उन्हें मंडी में जाकर बेच देता है। जल्द ही जीतू आसपास के सारे खेत खरीदकर उसमें अपना गोदाम बनवा लेता है। अब शहर से उसे ऑर्डर आते हैं और गोदाम से अनाज लोड होकर मंडी में चला जाता है। इस तरह जीतू गांव का सबसे अमीर किसान और बिजनेसमैन बन जाता है। इधर दोनों भाई बल्लू और मल्लू अय्याशी की जिंदगी जीते हुए जल्द ही कंगाल हो जाते हैं और अब वे जीतू के यहाँ मजदूरी करने लगते हैं।